मूवी की शुरुआत एक कॉप्स वॉकर से होती है जिसका नाम मास्टर लॉन्ग था। उसे देखकर एक बंदा गुस्से में अपना कटार निकाल लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ घुसे जा रहे हो। जिसे सुनकर वो कॉप्स वॉकर कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ बैठे हो। दरअसल इस होटल में कॉप्स वॉकर के सिवाय कोई जिंदा इंसान नहीं आ सकता था। ये सुनकर वहाँ बैठे सारे डाकू जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि तुमने जितने मुर्दों को इकट्ठा किया होगा उससे कहीं ज्यादा इंसानों को मैंने मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए हमें डराने की कोशिश तो मत ही करो। इस पर मास्टर लॉन्ग कहता है कि तुम लोग अपने हथियारों को फेंक दो वरना कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। जिस पर उन लोगों का सरदार कहता है कि मेरे सभी लोगों ने 100 से ज्यादा लोगों की हत्या की है, अगर कर्मों का फल मिलना होता तो कब का मिल जाता। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने हिजामा विलेज में कत्लेआम किया था। ये कहकर वो अपनी हथेली पर रखे हुए इंसानी दांत को दिखाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और उसके साथ साथ उसके सारे साथी भी हंस रहे होते हैं। लेकिन तभी बिजली चमकने से रोशनी होती है जिसमें इंसानों के मरे हुए कंकाल और बॉडी पार्ट्स दिखाई देने लगते हैं। तभी अचानक से दरवाजा भी खुल जाता है और एक मुर्दा जग जाता है, जिसके बाद सभी डाकुओं की अजीबोगरीब तरीके से मौत हो जाती है। कोई अपना गला काट लेता है, कोई खुद को गोली मार लेता है और कोई दूसरे की गोली से मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर लॉन्ग को तलिस्मान बनाते हुए देखते हैं जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे। तभी उनका नौकर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर लॉन्ग कहते हैं कि थोड़ा तलिस्मान बना लो और आज रात मेरे साथ काम पर चलो। ये सुनकर नौकर सर दर्द का बहाना बनाकर लेट जाता है। तब लॉन्ग कहते हैं कि तुम रोज कोई न कोई बहाना बनाकर काम से जी चुराते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम दोनों भूखे मरेंगे। ये कहते हुए उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसे देख नौकर तुरंत उनके पास आता है और उन्हें फल खिलाते हुए कहता है कि अब आप खुद आराम करो, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ औरतों को नदी किनारे कपड़े धोते हुए देखते हैं, जहां एक बूढ़ी औरत डुआडो नाम की लड़की से बातें कर रही थी। तभी वहां पिंगन नाम का एक लड़का डुआडो को आवाज देने लगता है, जो असल में डुओडो का मंगेतर और मास्टर लॉन्ग का नौकर था। वो डुओडो को एक गिफ्ट देते हुए कहता है कि अब से वो उसका बर्थडे कभी नहीं भूलेगा। लेकिन तभी उसका भाई वहां आ जाता है और उससे गिफ्ट मांगने लगता है। तभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक कॉफिन नदी में तैरता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर सारी औरतें किनारे से हट जाती है और पिंगन अपने एंकर से खींचकर कॉफिन को किनारे पर लाता है और गांव वालों की हेल्प से उसे खोलता है, जिसमें अजीबोगरीब तरीके से मारे गए एक इंसान की लाश थी, लेकिन उसके सर की जगह एक सफेद मुर्गे का सर रखा हुआ था। पिंगन उस लाश को अपने मालिक के पास लाता है, जिसे देखकर लॉन्ग कहते हैं कि सफेद मुर्गे का इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने और शोक मनाने के लिए किया जाता है, पर इस सफाई से उसकी गर्दन काट कर लाश पर फिट करने का काम एक प्रो ही कर सकता है। फिर वो उसके हाथों की जांच करता है जहां नाखूनों पर डॉग का ब्लड लगा हुआ था। सब कुछ देखने के बाद मास्टर को सारी बात समझ में आती है। वो कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि जिस आदमी की दर्दनाक मौत हुई हो उसकी आत्मा की शांति के लिए लाश पर डॉग का ब्लड, बांस जैसे एक पेड़ के पत्ते, व्हाइट क्ले और व्हाइट मुर्गे का सर रख दिया जाता है। ये कहकर वो पिंगन को अपना सामान लेकर साथ चलने को कहते हैं। फिर घने जंगल में पहुंचने पर उन्हें डिंग मैन की कब्र दिखाई देती है, जो अंदर से खाली थी, मतलब उसके अंदर से लाश गायब थी। लॉन्ग कब्र के अंदर अपना हाथ डालते हैं और तभी पिंगन को विजन आता है कि किसी ने कब्र के अंदर से हाथ बढ़ाकर मास्टर का हाथ पकड़ लिया है, जिससे वो डर जाता है, पर रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी मास्टर कब्र के अंदर से कुछ मिट्टी निकाल कर उसे दिखाते हुए कहते हैं कि इस मिट्टी से भी डॉग के ब्लड की स्मेल आ रही है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो लाश इसी कब्र की है। फिर उन्हें याद आता है कि कुछ दिनों पहले जिनुआ स्कॉट एजेंसी, जहां डिंगमैन काम करता था, उसने मीडिया को एक स्टेटमेंट दिया था कि एक बीमारी के कारण डिंगमैन की नेचुरल डेथ हो गई थी और जल्दीबाजी में उन्हें दफना दिया गया था, पर उन्हें कुछ गड़बड़ लग रहा था। इसीलिए वो पिंगन से कहते हैं कि मैं घर जाकर लाश की निगरानी करता हूँ, तब तक तुम स्कॉट एजेंसी जाकर डिंगमैन के भाई को ले आओ, ताकि लाश की पहचान हो सके कि वो सचमुच डिंगमैन ही है या कोई और। अब मास्टर के ऑर्डर पर पिंगन स्कॉट एजेंसी का रुख करता है, जबकि लोग खुद अपने घर वापस लौट आते हैं और कैंडल जलाने के बाद कुछ ऑकलेट प्रोसेस करने लगते हैं। पर तभी अचानक कैंडल बुझ जाता है, जिसके बाद लॉन्ग फिर से कैंडल जलाते हैं और लाश को
गायब देखकर हैरानी से चारों तरफ देखने लगते हैं। फिर वो आंगन की तरफ आते हैं जहाँ बहुत सारे लोग सर झुकाए खड़े थे। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब जिंदा लाश हो। पर मास्टर एक एक करके सबके चेहरे की तरफ कैंडल को लेकर जाते हैं ताकि समझ सके कि वो लोग जिंदा है या मुर्दा, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और तभी अचानक पीछे से एक लाश हंसती हुई उन पर अटैक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम पिंगन को डिंगमैन के भाई के साथ आता हुआ देखते हैं और तभी डुआडो की चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दौड़ आता है और आंगन का सीन देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि मास्टर जमीन पर मरे पड़े थे और चारों तरफ लाशें खड़ी थी। वो मास्टर की बॉडी को पकड़कर रोने लगते हैं। इस बीच डिंगमैन का भाई उसकी लाश पहचानने के लिए कमरे के अंदर जाता है, पर उसे लाश ही कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन इतने में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखकर पिंगन को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को दोपहर में ही खबर कर दिया था और अगर थोड़ी देर पहले आते तो शायद मेरा मास्टर जिंदा होता। जिस पर पुलिस ऑफिसर जवाब देता है कि अगर तुम उस कॉफिन को नदी से नहीं निकालते तो ये सारा बखेड़ा ही नहीं होता। तभी वहाँ एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि उसका नाम चेन जिंग है और वो इस मामले की छानबीन के लिए डिटेक्टिव अपॉइंट किया गया है। ये कहकर वो वहाँ खड़ी लाशों का मुआयना करता है। फिर ऑफिसर से पूछता है कि क्या इस गाँव में कोई मास ग्रेव है, अगर है तो जाकर पता लगाओ और इन लाशों को यहाँ से हटाने के लिए किसी को भेज दो। ये सुनकर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। तब चेन मास्टर के पैर पर बने एक सिंबल को दिखाते हुए पिंगन से पूछता है क्या वो इसके बारे में कुछ जानता है, जिस पर पिंगन कहता है कि यह कॉप्स वॉकर का सिंबल नहीं है, न ही इस एरिया में कोई ऐसा तलिस्मान यूज करता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस हेड कमांडर चेन से कहता है कि डिंगमैन की लाश गायब होने और मास्टर लॉन्ग के मरने के पीछे जिंगहुआ स्कॉट एजेंसी का हाथ है, इसीलिए मैंने स्कॉट एजेंसी को सीज कर दिया है और ये केस यही क्लोज हो जाता है। लेकिन डिटेक्टिव चेन उसकी बात से सहमत नहीं था। वो कहता है कि मुझे मामला कुछ और नजर आता है, इसलिए केस क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत जल्दी कमांडर का प्रमोशन होने वाला था और वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए कहता है कि भले तुम डिटेक्टिव हो लेकिन तुम्हारा बॉस होने के नाते मैं तुम्हें केस क्लोज करने का ऑर्डर देता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पिंगन को देखते हैं जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद चुपके से मास्टर के घर की तरफ बढ़ता है और तभी पीछे से डिटेक्टिव चेन भी आ जाता है। दरअसल वो दोनों ही मास्टर की उस मिस्टीरियस मौत के बारे में छानबीन करना चाहते थे, इसीलिए अब एक दूसरे का साथ देने को तैयार हो गए थे। चेन सावधानी से दरवाजे पर लगे पुलिस के सील को हटाता है और दोनों अंदर दाखिल होते हैं। अभी वो लोग इधर उधर खोजबीन कर ही रहे थे, तभी अचानक बाहर से आहट सुनाई देती है और दोनों छुप जाते हैं। उधर जिस कमरे में बिना सिर वाली लाश रखी गई थी वहाँ एक मास्क वाला बंदा आता है और एक गोल घेरे के अंदर रखे हुए सारे कैंडल्स को जला देता है। तभी अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है जहाँ से सील गायब थी और जमीन पर जूतों के निशान भी बने हुए थे। उसे कुछ शक हो जाता है और वो दबे पांव अंदर की तरफ आने लगता है जहाँ चेन और पिंगन छुपे हुए थे। दोनों सांस से रोक के उसके अंदर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो बंदा बहुत चालाक था और उनकी मौजूदगी महसूस करते ही वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वो दोनों भी उसके पीछे भागने लगते हैं। चेन उस पर गोली भी चलाता है लेकिन फिर भी वो भागने में कामयाब हो जाता है। फिर दोनों अंदर जाकर देखते हैं जहाँ उस बंदे का लाया हुआ छोटा सा पुतला और एक बॉक्स दिखाई देता है। ये देखकर ऐसा लगता था जैसे वो वहाँ कोई तंत्र मंत्र करने आया था, लेकिन वो लोग उसे पकड़ नहीं पाए थे। इस बात से नाराज होकर पिंगन डिटेक्टिव चेन के साथ काम करने से इनकार कर देता है। तब चेन उससे कहता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो मास्टर के असली कातिल को खोज के रहेगा। नेक्स्ट सीन में चेन पुलिस हेडक्वार्टर आता है जहाँ सारे पुलिस वाले गेम खेलने में बिजी होते हैं। उसे देखकर वो लोग उसे भी खेलने को इनवाइट करते हैं, लेकिन वो ऑफिसर से कुछ सिपाही उसके साथ भेजने को कहता है, जिस पर ऑफिसर ऐसा करने से मना कर देता है। तब वो ऑफिसर को गन पॉइंट पर ले लेता है और अपनी जान बचाने के लिए ऑफिसर उसके साथ सिपाहियों को भेजने पर एग्री हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पिंगन वोंग हांग नाम के उसे बंदे को पकड़ लेता है जो उस रात उनके हाथों से बच निकला था। वो दोनों उससे पूछताछ करते हैं। तब वो बताता है कि मास्टर को डिंगमैन की इविल घोस्ट ने मारा था। इस पर चेन कहता है कि अगर तुमने मास्टर को नहीं मारा तो उस रात भागे क्यों थे, जिस पर वो कहता है कि मुझे लगा डिंगमैन आ गया है इसलिए मैं भागा। और फिर ये कहते हुए वो हंसने लगता है, लेकिन तभी उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। वो अपने सिर को इंजर्ड कर लेता है और उसे दौरे पड़ने लगती है जैसे किसी एविल पावर ने उसे पॉसेस कर लिया हो। ये देखकर वहाँ मौजूद पुलिस वाले तुरंत तांत्रिक को बुला लेते हैं जो झाड़ फूक और हर तरह की तांत्रिक टेक्निक करने
करने के बाद उसे आग से जला देते हैं। फिर जब पिंगन उसकी जली हुई लाश के मुंह में हाथ डालता है तो एक लंबा सा कपड़ा उसके मुंह से निकालता है जिसमें कुछ मंत्र लिखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में चेन एक न्यूज़पेपर एजेंसी में एक खबर छपवा देता है कि मास्टर लॉन्ग के कातिल का पता चल गया है और वो बहुत जल्द सबके सामने इसका खुलासा करने वाले हैं। चेन को विश्वास था कि इस खबर को कातिल घबरा कर कोई ऐसी गलती कर बैठेगा जिससे उसे पकड़ना आसान हो जाएगा, पर जब कमांडर को इसकी खबर लगती है तो वो बहुत नाराज होता है और कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम अपनी जिद पर अड़े रहे। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, अगर इसके अंदर तुम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए तो इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगले सीन में चेन और पिंगन फिर से लॉयल्टी हॉल में जाते हैं जहाँ वो ऑफिसर को अय्याशी करते रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। तब वो उनसे जान की भीख मांगते हुए कहता है कि उस मर्डर केस का लॉयल्टी हॉल से कुछ लेना देना नहीं है, अगर उन्हें कुछ सुराग मिल सकता है तो वो सिर्फ ताइपीन सोसाइटी में मिल सकता है। घर लौटकर चेन पिंगन से कहता है कि तुम्हारे मास्टर की मौत इस टाइपिंग सोसाइटी से जरूर जुड़ा हुआ है। तब पिंगन उसे बताता है कि वो टाइपिंग सोसाइटी के प्रीस्ट को जानता है। ऐसी अफवाह है कि आज से 25 साल पहले जब मेरे मास्टर घनशी होटल में ठहरे थे तब उस प्रीस्ट की डेड बॉडी जिंदा हो गई थी और मेरे मास्टर ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट सीन में पिंगन अपने मास्टर के सारे बुक्स और डायरीज निकाल कर एक चीज की छानबीन करता है और सारे मंत्र पढ़ता है। वही चेन डुओडो से टाइपिंग सोसाइटी के बारे में पूछताछ करता है जो उसे बताती है कि टाइपिंग सोसाइटी का हेड प्रिस्ट होता है जिसके नीचे 2 अटेंडेंट होते हैं और हर अटेंडेंट के पास 7 बटलर होते हैं। उसके नीचे हमारे जैसे मैसेंजर होते हैं जो सोसाइटी की देखभाल करते हैं। वहाँ प्रीस्ट सबको 6 रिलिम और री इनकारनेशन के बारे में बताता है और कहता है कि हमारा प्यारा किंग जो बरसों पहले मर गया था 6 रिलिम से होकर वापस री इनकारनेशन लेगा। अगले सीन में हम न्यूज़पेपर एडिटर को अपने घर पर देखते हैं जहाँ अचानक लाइट चली जाती है और किसी के हंसने की आवाज आती है। वो बंदा माचिस जलाकर देखता है तो उसे अपने सामने एक मास्क वाला आदमी दिखाई देता है जो मुर्दे की तरह बिहेव करता है। अगली सुबह एडिटर के मौत की खबर मिलते ही चेन और पिंगन उसके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एडिटर की छाती पर बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। उसके दोनों हाथ में कुछ मंत्र लिखे हुए थे और हथेली पर एक सिंबल बना हुआ था। लाश का मुआयना करके जैसे ही वो पुलिस स्टेशन आता है कमांडर उसे फिर से डांटने लगता है क्योंकि उसके कारण एक और आदमी की जान चली गई। वो उसके कान पर गन रखकर तुरंत केस बंद करने को कहता है। तब चेन और 2 दिन का टाइम मांगता है। इसके बाद वो पिंगन से मिलता है जो उसे बताता है कि मास्टर की एंशिएंट बुक्स में सर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि एंशिएंट टाइम में बीमारियों का इलाज डॉक्टर नहीं तांत्रिक करते थे जिनके कई ग्रुप थे। कुछ ग्रुप लोगों की भलाई का काम करते थे जबकि कुछ गलत रास्ते पर भटक गए और खुद अमर होने के लिए लोगों की बलि और जादू टोना जैसे अंधविश्वासों में पड़ गए। टाइपिंग सोसाइटी भी ऐसा ही एक ग्रुप है। उसका मानना है कि अमर होने के लिए उन्हें 6 रिलम से गुजरना होगा और हर एक रिलम का एक सिंबल है। अगर वो एक ही जन्म में सारे सिंबल्स को यूज कर ले तो अमर हो जाएंगे। ये कहकर वो उसे अब तक मरे हुए सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स पर लिखे हुए सिंबल्स को दिखाता है। ये टोटल 4 थे यानी 2 सिंबल्स अभी भी बाकी थी। इसका मतलब और 2 लोगों की जान खतरे में थी। ये सब सुनकर चेन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा तियांगी के पास पहुंच जाता है जो उस वक्त अपने स्टूडेंट को उपदेश दे रहा था। चेन उससे कहता है कि लोगों को अपने अंधविश्वास की गुट्टी पिलाना बंद करो, कोई इंसान अमर नहीं हो सकता। लेकिन तियांगी उसके सवालों का जवाब देने के बजाय उसे इग्नोर करके चला जाता है। अगले सीन में चेन अकेले में ही तियांगी से मिलकर कहता है कि मैं तुम्हारी सारी करतूतें जान चुका हूँ। सबसे पहले तुमने अपने बटलर डिग मैन को मारा, फिर मास्टर लॉन्ग को जिसने तुम्हारे री इनकारनेशन की अफवाह फैलाई, फिर वोंग हांग के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ तो तुमने उसे भी ठिकाने लगा दिया। न्यूज़पेपर एडिटर तुम्हारा भांडा फोड़ने वाला था तो उसे खामोश कर दिया। तब उसकी बात सुनकर तियांगी कहता है कि माना तुम बहुत स्मार्ट हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लगाए गए सारे इल्जाम सच्चे हैं। ये सब एक कोइंसिडेंस है और मेरा इन सब मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। तभी पिंगन दौड़ता हुआ वहाँ आता है और चेन से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि इसका अगला टारगेट मजिस्ट्रेट है। ये कहकर वो दोनों उसे बचाने के लिए भागते हैं जहाँ मजिस्ट्रेट एक ड्रामा हॉल का उद्घाटन करते हुए भाषण दे रहा था। तभी बांस का हैवी स्ट्रक्चर टूटकर उसके सर पर गिरता है लेकिन पिंगन सही समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। इसके बाद तियांगी को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसके विरोध में उसके चेले चपाटे नारे लगाने लगते हैं। उधर चीफ के मरने
की खबर मिलती है और तब पिंगन को रियलाइज होता है कि उसे सिंबल समझने में चूक हो गई। अगला टारगेट मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि चीफ था। उधर तियांगी के लोग थाने की तरफ जुलूस लेकर जा रहे होते हैं और डुओडो का भाई डोगुआ फ्लावर कलेक्ट करने के लिए बीच में घुस जाता है, जिसे एवल समझकर सब लोग मारने पीटने लगते हैं। लेकिन जब तक डुओडो को पता चलता वो काफी इंजर्ड हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में जेल के अंदर ब्लास्ट होता है और जब तियागी अंदर से सही सलामत निकलता है तो लोग उसे अमर समझकर जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन तभी इसी अफरा तफरी में पिंगन के हाथ वो अपॉइंटमेंट लेटर लगता है जो रियल डिटेक्टिव चेन का था। इसे देखकर पिंगन हैरान रह जाता है। तब चेन उसे बताता है कि मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं सेना का एक कमांडर हूँ। मुझे खबर लगी थी कि काउंटी में कोई गोला बारूद इकट्ठे कर रहा है जिसका इंटेंशन गलत है। जल्द ही यहाँ गवर्नर आने वाले हैं, इसलिए मैं उनसे पहले यहाँ आ गया था ताकि सारे मामले की तह तक जाकर दोषियों को पकड़ सकूं। और यहाँ आने के बाद मुझे इन सारे मर्डर के बारे में मालूम हुआ। ये सुनकर पिंगन उससे पूछता है कि वो बारूद कौन जमा कर रहा है। तब वो बताता है कि तियांगी यह काम कर रहा है क्योंकि सारे लोग उसकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई नहीं मानेगा। हमें छुपकर उसे बेनकाब करना होगा। तभी अचानक डुओडो तियांगी और उसके लोगों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। पिंगन उसके धोखे से हैरान हो जाता है। तब वो कहती है कि तुम्हारे और चेन की वजह से मेरा भाई डोगुआ मर गया, अब प्रीस्ट तियांगी ही उसे जिंदा कर सकते हैं। ये सुनकर पिंगन को विश्वास नहीं होता कि डोगुआ मर चुका है। नेक्स्ट सीन में टाइपिंग सोसाइटी के अंदर पिंगन को रस्सियों से बंधा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ तियागी डुओडो को गन थमाकर पिंगन को शूट करने का ऑर्डर देता है। डुओडो वैसा ही करती है और उसके मरने के बाद उसे कब्र में दफना भी देती है। उधर अलग कमरे में कैद चेन को उसके पुराने साथी आकर छुड़ा लेते हैं और इसी बीच तियागी एक धमाके के साथ किंग के लौटने की अनाउंसमेंट करता है, जिसने अमर रहने के लिए उसकी बॉडी को चुना था। उसके सारे भक्त उसकी जय जयकार करते हुए जुलूस ले जाने लगते हैं। तभी सामने से चेन और पिंगन बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक जाते हैं। पिंगन को जिंदा देखकर सबके साथ तियागी को भी हैरानी होती है। तब पिंगन उसे बताता है कि तुम अकेले ही अमर नहीं हुए हो बॉस, मैं भी अमर हो गया हूँ और नर्क का चक्कर लगा कर आ रहा हूँ। इसके बाद वो उसे बताता है कि किस तरह उसने डुओडो के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचा था और तियागी उसके जाल में फंस गया। फिर वो तियांगी की सारी करतूतें लोगों को बताने लगता है कि कैसे उसने डिंगमैन, उसके मास्टर और बाकी लोगों को मारा ताकि 25 साल पहले अपनी मौत का ड्रामे को सच साबित कर सके, ताकि लोग जीवन भर उसे भगवान मानकर उसकी हर बात पर यकीन कर सके। ये सब सुनकर लोग खामोश हो जाते हैं और अपनी पोल खुलती देखकर तियांगी अपने सैनिकों से उन लोगों पर अटैक करने को कहता है, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर फाइट शुरू हो जाती है और काफी देर बाद फाइनली पिंगर और चेन सबको ढेर करके तियांगी की खबर लेने जाते हैं, जो अपनी जान बचाकर भागने वाला होता है। पर पिंगन उसे शूट कर देता है, जिससे वो घायल होकर गिर जाता है और उन्हें बारूद से उड़ाने की कोशिश करता है। तब पिंगन कहता है कि तुम्हारी कोशिश बेकार है क्योंकि मास्टर चेन और उसके साथियों ने बारूद पहले ही हटा दिए हैं। जिसके बाद आखिरकार तियांगी सरेंडर कर देता है। अब लास्ट सीन में डुगुआ भी ठीक हो चुका था और अब गवर्नर के आने से पहले चेन वहाँ से निकलने वाला था। जाते जाते वो पिंगन को केस सॉल्व करने में हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अब तक की नेक्स्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।